नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेजॉन की तरह बीमा पॉलिसीज को खरीदने, बेचने और बीमा संबंधी सेवाओं को एक ही जगह मुहैया कराने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना बीमा सुगम का पहला फेज इस साल के आखिर तक शुरू हो जाएगा। बीमा सुगम को शुरू करने के पहले चरण में ई केवाईसी मॉड्यूल और 2 से 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए जाएंगे जो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिकेंगे। बीमा सुगम सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसके एक व्यापक बाजार के रूप में काम करने की उम्मीद है। इस बाजार में ग्राहक जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा क्षेत्र की तमाम कंपनियों की पॉलिसियों की तुलना की जा सकेगी और लोग उस हिसाब से अपने लिए अनुकूल पॉलिसी खरीद सकेंगे। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए भी काफी फायदेमंद होगी क्योंकि वे कम कीमत पर और कम समय में लेन देन पूरा कर सकेंगे। बीमा सुगम को बीमा इंडस्ट्री के लिए यूपीआई की तरह माना जा रहा है। ये एक सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो पॉलिसी होल्डर को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और उसके आगे की एंड टू एंड जर्नी की पेशकश करेगा। इस प्लेटफॉर्म का मकसद देश में सभी के लिए बीमा को सुलभ बनाना है। उम्मीद है कि बीमा सुगम विश्व स्तर पर अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म साबित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौता इस साल नवंबर तक पूरा हो जाएगा। गोयल ने मुंबई में आयोजित वार्षिक वैश्विक निवेशक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच इस समझौते को लेकर जारी बातचीत में कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज के कारण देरी हुई है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि हालात जल्दी ही पटरी पर आएंगे और दोनों देश नवंबर तक इस समझौते को पूरा कर लेंगे। गोयल ने कहा कि दुनिया के सभी देशों में भारत के साथ व्यापार और कारोबारी संबंध बढ़ाने के लिए खासा उत्साह है। इससे पहले भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि व्यापार समझौते को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत जारी है। गोयल ने कहा कि भारत में आपूर्ति तंत्र काफी मजबूत और फ्लेक्सिबल है। उन्होंने कहा कि भारत इस मामले में किसी अन्य देश की मर्जी पर निर्भर नहीं है और अपनी इसी खासियत के कारण भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में किसी भी चुनौती से निपटने का आत्मविश्वास और साहस रखता है। भारत पहले ही ऑस्ट्रेलिया, यूएई, मॉरिशस, ब्रिटेन और 4 यूरोपियन देशों के समूह ईएफटीए के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुका है। दूसरी तरफ भारत और अमेरिका के बीच तनाव के बीच अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि दोनों देश अंततः इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लेंगे। उन्होंने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में शंघाई सहयोग संगठन को काफी हद तक दिखावा बताया। सेबी ने इंडेक्स ऑप्शंस में इंट्राडे पोजीशन सीमा के नियमन के लिए सख्त व्यवस्था शुरू की है। इसका मकसद सट्टेबाजी और बाजार में हेरफेर पर लगाम कसना है। 1 अक्टूबर से वायदा समतुल्य आधार पर इंट्राडे की शुद्ध पोजीशन की सीमा बढ़कर पर यूनिट 5,000 करोड़ रुपए तक हो जाएगी। इससे पहले ट्रेडर्स को कारोबारी सत्र के अंत में सिर्फ 1,500 करोड़ रुपए की सीमा का पालन करना होता था। इस कारण बेरोक-टोक इंट्राडे पोजीशन की सुविधा मिल रही थी। इसके अलावा इंट्राडे सकल पोजीशन की सीमा 10,000 करोड़ रुपए प्रति यूनिट पर बरकरार रहेगी। ये लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन के लिए अलग-अलग है। सेबी ने 1 जुलाई से ये उपाय लागू किया था। डेल्टा आधारित ओपन इंटरेस्ट की गणना में बदलाव मई में लागू किया गया था। ये बढ़ी हुई नियामकीय व्यवस्था बैंक निफ्टी सूचकांक में कथित हेरफेर को लेकर जैन स्ट्रीन समूह पर सेबी की ताजा कार्रवाई के बाद की गई है। नई सीमाओं में ट्रेडिंग एक्टिविटीज, खासकर संस्थागत निवेशकों और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग डेस्क के बीच में नरमी की उम्मीद है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि सरकार ने देश के अलग अलग हिस्सों में 10 हाईवे स्ट्रेचेस को ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों के लिए चुना है। इसका उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है। गडकरी ने कहा कि इन हाईवेज पर इंडियन ऑयल और रिलायंस पेट्रोलियम की ओर से हाइड्रोजन भरने के लिए स्टेशन बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड और वोल्वो ने पहले ही हाइड्रोजन से चलने वाले ट्रकों का उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती है।
गडकरी ने कहा कि इंडिया को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अपने बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना होगा। गडकरी ने कहा कि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बनने की कैपेसिटी है। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर तक इंडिया का लॉजिस्टिक्स लागत सिंगल डिजिट में आ जाएगा। पहले भारत में लॉजिस्टिक्स लागत 14 से 16% थी, जबकि चीन में यह 8 और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में 12% है। गडकरी ने कहा कि IIM बेंगलोर, IIT चेन्नई और IIT कानपुर की रिसर्च के अनुसार भारत की रोड लॉजिस्टिक्स लागत में 6% की कमी आई है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में इंडिया की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को दुनिया में नंबर 1 बनाना है। भारत ने विश्व व्यापार संगठन के समझौते के तहत अमेरिका द्वारा कुछ कॉपर प्रोडक्ट्स पर लगाए गए 50% शुल्क को लेकर अमेरिका से परामर्श की मांग की। ये कदम भारत द्वारा इस्पात, एल्यूमीनियम और वाहनों के कलपुर्जों पर अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चुनिंदा अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर जवाबी शुल्क लगाने का अधिकार सुरक्षित रखने के बाद उठाया गया है। इस साल 30 जुलाई को अमेरिका ने कुछ कॉपर प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का उपाय अपनाया था। ये इस साल 1 अगस्त से और आगे असीमित अवधि तक के लिए लागू है। WTO के एक पत्र में कहा गया है कि भारत का मानना है कि ये उपाय हालांकि सुरक्षा हितों के लिए उठाए जाने का दावा किया गया है, लेकिन वास्तव में ये एक सेफ गार्ड है। ये पत्र भारतीय प्रतिनिधिमंडल के अनुरोध पर जारी किया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका ने सेफगार्ड लागू करने के फैसले के बारे में विश्व व्यापार संगठन की सुरक्षा समिति को सूचित नहीं किया। इसलिए संबंधित प्रोडक्ट्स में अमेरिका के निर्यात हित वाले एक प्रभावित सदस्य के रूप में भारत अमेरिका के साथ परामर्श का अनुरोध कर रहा है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने के फैसले का डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बचाव किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई साल से यह रिश्ता एक तरफा था क्योंकि भारत अमेरिका पर ज्यादा टैरिफ लगा रहा था। ट्रंप ने हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल का उदाहरण देते हुए टैरिफ हटाने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या वो भारत पर लगाए गए कुछ टैरिफ हटाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा, नहीं, हम भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध रखते हैं। कई साल तक भारत अमेरिका संबंध एक तरफा थे और मेरे पद ग्रहण करने के बाद इसमें बदलाव आया। ट्रंप ने कहा कि भारत हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूल रहा है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसलिए अमेरिका भारत के साथ ज्यादा कारोबार नहीं कर पा रहा। ट्रंप ने कहा कि भारत हमारे साथ व्यापार कर रहा था क्योंकि हम उनसे टैरिफ नहीं ले रहे थे। वे अपनी बनाई हर चीज का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश में भेजते थे, इसलिए वो यहाँ नहीं बनती थी, जो एक निगेटिव बात है। ट्रंप ने कहा कि हम भारत में कुछ भी नहीं भेज रहे थे क्योंकि वे हमसे 100% टैरिफ वसूल कर रहे थे। हार्ले डेविडसन का एग्जाम्पल देते हुए ट्रंप ने कहा कि ये कंपनी भारत में अपनी मोटरसाइकिल नहीं बेच सकती क्योंकि वहां मोटरसाइकिल पर 200% टैरिफ था। हार्ले डेविडसन भारत गई और वहां एक मोटरसाइकिल प्लांट बनाया और अब उन्हें टैरिफ नहीं देना पड़ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे यहाँ कई कार कंपनियों के कारखाने निर्माणाधीन हैं। ये कंपनियां चीन, मेक्सिको और कनाडा से आ रही हैं। वे 2 कारणों से यहाँ निर्माण करना चाहती हैं। पहला, वे यहाँ रहना चाहते हैं और दूसरा, उन्हें टैरिफ सिक्योरिटी मिलती है। भारत, रूस, नीदरलैंड और ब्राजील को दवा का निर्यात बढ़ाने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य टैरिफ संबंधी चिंताओं के बीच अपने सबसे बड़े बाजार अमेरिका से आगे दूसरे देशों में उपस्थिति बढ़ाना और अतिरिक्त बाजारों की पहचान करना है। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अभी अमेरिकी राष्ट्रपति के 50% टैरिफ से मुक्त है, लेकिन स्थिति को लेकर अनिश्चितता के कारण ये क्षेत्र काफी चिंता में है। भारत के दवा निर्यात में अमेरिका का योगदान 1/3 से ज्यादा है। इसमें मुख्य रूप से पॉपुलर मेडिसिन के सस्ते जेनेरिक वर्जन शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार अमेरिका फार्मा प्रोडक्ट्स पर 200% तक टैरिफ लगाने की योजना बना रहा है। इससे निपटने के लिए भारत, रूस, ब्राजील, नीदरलैंड और यूरोप जैसे दूसरे बाजारों में दवाओं का एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है। इंडिया को उम्मीद है कि नई दिल्ली में होने वाले आगामी अंतर्राष्ट्रीय औषधि प्रदर्शनी में इन बाजारों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। इसमें वैश्विक नियामक स्टेक होल्डर्स भी शामिल होंगे। चूंकि निर्यात रातों रात नहीं बढ़ सकता, इसलिए इन देशों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। भारत सरकार मुक्त व्यापार समझौते के तहत ब्रिटेन को निर्यात बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित करने के लिए वहां के दवा समूहों के साथ बातचीत कर रही है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार दरअसल ब्रिटेन है। इसकी बिक्री $91.4 करोड़ है। ब्राजील में $77.8 करोड़ की दवाओं की बिक्री होती है।
2024-25 में नीदरलैंड और रशिया को निर्यात 61 करोड़ डॉलर और 57 करोड़ डॉलर था। भारतीय दवा निर्माताओं की मौजूदा क्षमता के साथ नए बाजारों में एक्सपोर्ट की 20% की वृद्धि की संभावना है। सूत्रों ने कहा कि नए बाजार अमेरिका से होने वाले रेवेन्यू का विकल्प तो नहीं बन सकते, लेकिन ये क्षेत्र भारत के लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। उधर अमेरिका में अब दवाओं के आयात के मोर्चे पर बड़ा बदलाव होने वाला है। ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट की धारा 232 के तहत आयातित दवाओं, जेनेरिक मेडिसिन और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। अगर ऐसा होता है तो भारत से अमेरिका को होने वाले करीब 87,000 करोड़ रुपए यानी 10 अरब डॉलर से ज्यादा के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट पर संकट खड़ा हो जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ने दवाओं पर भारी टैरिफ को 12 से 18 महीने तक के लिए टाला है, ताकि फार्मा कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को ठीक कर सकें और अमेरिका में स्टॉक जमा कर सकें। इसके अलावा ट्रंप ने मोस्ट फेवर्ड नेशन प्राइसिंग की मांग की है, जिसके तहत दवा कंपनियों को दूसरे विकसित देशों जितनी कम कीमत पर अमेरिका में भी दवाएं बेचनी होंगी। ऐसा नहीं करने पर इन कंपनियों पर भारी टैरिफ लगेगा। ये नीति अमेरिका में दवाओं के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, ताकि भारत, चीन और यूरोप की फैक्ट्रियां अमेरिका में आ सकें। अभी सभी मेडिकल इंपोर्ट पर 10% का सामान्य टैरिफ लागू है। चीन से आने वाले एपीआई और तैयार दवाओं पर अमेरिका 245% टैरिफ लगा सकता है। यूरोप से इंपोर्ट होने वाली दवाओं पर अगस्त से 15% टैरिफ लागू हो चुका है, जो भविष्य में और बढ़ सकता है। इंडियन जेनेरिक मेडिसिन अमेरिका में 90% ट्रीटमेंट का हिस्सा है। इससे वहां इलाज का खर्च काफी सस्ता होता है, लेकिन टैरिफ के कारण अमेरिका में दवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं। अमेरिकी कानून सिर्फ मेडिकेटेड और मेडिकेयर की कीमतों को नियंत्रित करता है, निजी खरीदारों को नहीं, इसलिए कंज्यूमर्स पर बोझ बढ़ेगा। भारत का कुल दवा निर्यात बाजार 30 अरब डॉलर यानी करीब 2.65 लाख करोड़ रुपए का है, जिसका 1/3 हिस्सा सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा भारत अमेरिकी बाजार में जेनेरिक मेडिसिन का एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता है। भारतीय कंपनियां अमेरिका में कुल जेनेरिक मेडिसिन की जरूरत का करीब आधा हिस्सा पूरा कर रही हैं। 200% टैरिफ लागू होने पर भारत से अमेरिका को दवाओं का निर्यात लगभग बंद हो सकता है। ये कंपनियां या तो अमेरिकी मार्केट छोड़ सकती हैं या कीमतें बढ़ा सकती हैं, जिससे अमेरिकी कंज्यूमर्स को नुकसान होगा। कई इंडियन कंपनीज जैसे सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज अमेरिका में पहले से ही कुछ प्रोडक्शन यूनिट्स चला रही हैं, लेकिन पूरी सप्लाई चेन को ट्रांसफर करने में उन्हें काफी वक्त लगेगा और काफी पैसा भी। वित्त मंत्रालय 2026-27 के लिए सालाना बजट तैयार करने की प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू करेगा। जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज और भारत से आयातित वस्तुओं पर अमेरिका की ओर से लगाए गए 50% के टैरिफ को देखते हुए अगले साल का बजट काफी अहम है। इस बजट में मांग बढ़ाने, रोजगार पैदा करने और इकोनॉमी को 8% से ज्यादा की विकास दर देने पर सरकार का जोर रहेगा। सरकार का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 6.3 से 6.8% के बीच बढ़ेगी। बजट को समय से पहले पेश करने के साथ मंत्रालयों को अप्रैल से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से ही बजट का आवंटन कर दिया जाता है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में नाम मात्र के आधार पर 10.1% की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया है। दूसरी ओर राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। सरकार ने फरवरी के अंत में बजट पेश करने की औपनिवेशिक काल की परंपरा को खत्म कर दिया है। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी 2017 को वार्षिक लेखा जोखा पेश किया था। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.